नमस्कार मित्रों। तो स्टोरी टाइम में आपका स्वागत है। आज ऑब्वियसली क्योंकि जो सबसे डिवाइन कपल था इस दुनिया में, उनका जो सेकेंड हाफ था यानी सीमा आंटी का 2 दिन पहले देहांत हो गया, तो आज मैं रमेश देव सीमा देव के बारे में बात करूंगी। मैं लगभग 12-13 साल की थी तब मेरी उनसे जान पहचान हुई, क्योंकि मेरी मदर को वो बहन मानते थे। तो मैं हर छुट्टियों में जब मुंबई आती थी तो उनके घर सांता क्रूज में मेघदूत नाम का उनका घर था, टॉप फ्लोर पे। वहाँ ज़रूर जाती और वो मुझे इतना प्यार से ट्रीट करते। तो दैट वाज आई थिंक माय फर्स्ट सेलिब्रिटी कपल जिनको मैं फैमिली की तरह जानने लगी। मैं हमेशा जाती। तो अजिंक्य शायद थोड़ा सा बड़ा था मुझसे 2-3 साल। तो उन्होंने कहा, देखो ना, इतने अच्छे इसे परसेंटेज मिले हैं, हम लोग इसे इंजीनियरिंग में डालने वाले थे, कुछ भी करियर ये चूज़ करता, पर ये जो प्रोड्यूसर मेरे पास आते हैं ना, इन लोगों ने इसको चस्का लगा दिया फिल्मों का। फिर बाद में अजिंक्य ने फिल्म की अमिताभ बच्चन के साथ इंद्रधनुष, एंड आई वाज सो एक्साइटेड। शिवाजी पार्क में भी उनका ऑफिस था, वहाँ मैं मिली। मैंने बोला, यार कैसे लग रहा, कैसे लग रहा। उसने बोला, क्या मेरी भी हालत खराब होती है, ऐसे थोड़ी ये एक्साइटमेंट डरा हुआ होता हो जब उनके सामने खड़ा होता। और आप अजिंक्य देव की पर्सनैलिटी तो जानते ही हैं। रमेश देव सीमा देव को भला कौन भूल सकता है। लेकिन जितने डिवाइन, डेडिकेटेड, सौम्य जिसे कहते हैं, डिग्निटी वाले रखने, डिसेंट जो उनका अपीयरेंस है, वो वैसे ही थे। उन्हें कोई गुमान नहीं था कि वो बहुत बड़े आर्टिस्ट है और बहुत ये है वो है। एंड तक मतलब मुझे लगता है ये हमारा रिश्ता चलता रहा पूरी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी। कभी वो दिल्ली आते तो घर आते। जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी तभी भी आए थे। ही हैड सच ए डिवाइन स्माइल, राइट। तो रमेश देव मामा मैं उन्हें कहती थी और सीमा आंटी को सीमा आंटी कहती थी। तो वो बिल्कुल बच्चों वाला एंथुजियाज्म उनमें, बातें करने का, ये सब सिलसिला चलता रहा। पता नहीं मैं कब कैसे फिल्मों में आ गई, बड़ी हो गई, आ गई, मिलना जुलना चलता रहा। और स्कूल की जो उसकी फ्रेंड है अजिंक्य की, आज उसकी वही बीवी भी है, आरती। तो चलता रहा, पर हम लोगों ने कभी शायद काम ही नहीं किया, ऐसा कुछ मौका नहीं आया या मेरे जहन में नहीं था। तो ये मौका आया 2013 में, मैं जब राखनदार बनाने वाली थी और कास्टिंग का प्रोसेस चालू था, और हम किसी उस समय 2-3 एक्टर्स का एक ग्रुप था जो काफ़ी सेलेबल जिसे कहते हैं। तो मैं नरेशन देने उनको गई थी और मुझे वाइब अच्छी नहीं आई थी वैसे भी। और जबकि वो हमारे मराठवाड़ा से ही बिलोंग करते हैं। तो मैंने कहा भी क्या करे, तो अचानक मुझे अजिंक्य का कॉल आया और उसने कहा कि ये रोल मैं ही करूँगा, तू मेरे बारे में क्यों नहीं सोचती। तो हो जाता है अक्सर, पता है वो हम अपने मतलब बगल में छुरी नगर में ढिंडोरा ढूंढते रहते हैं, और आपके पास ही, आपके फैमिली में ही कोई ऐसा बंदा होता है जो उस चीज़ को फुलफिल कर सकता है। तो मैंने कहा, हाँ यार, ये तो मेरे दिमाग में नहीं आया। क्योंकि राखनदार में खंडोबा जी जो है वो तो अख्खे महाराष्ट्र का ही कुल दैवत है। इसके साथ ही रमेश देव मामा और अजिंक्य ऑब्वियसली उनकी फैमिली का भी कुल दैवत है। तो उसने कहा, ये रोल तो मैं ही करूँगा। तो मैं गई। और आप यकीन नहीं मानेंगे, वो खंड जो होता है ना, वो 90 kg के ऊपर उसका वेट, और रमेश देव मामा उसे उठा लेते थे ऐसे। तो ये डिवोशन से होता है। तो रमेश देव मामा और सीमा आंटी जैसे दिखते हैं, जैसी उनकी रोल्स, तो खैर उन्होंने नेगेटिव पॉजिटिव सारे किए, पर चेहरे पे जो दिखाई देता है ना, वो वैसे ही थे। इनफैक्ट जब मैं उनके अंतिम संस्कार में भी गई थी, सीमा आंटी एकदम देवी लग रही थी, एकदम डिवाइन। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सेलिब्रेशन हो रहा हो। ऑब्वियसली हेवन में है वो, क्योंकि सच्चा प्यार एक दूसरे के बगैर ज़्यादा देर तो नहीं रह सकता। लास्ट ईयर ही मेरे हस्बैंड अमिताभ के जाने के एक दिन पहले ही रमेश देव मामा चले गए, और अब सीमा आंटी भी चली गई उनके पास। तो लास्ट ईयर तो खैर क्योंकि अमिताभ बहुत ज़्यादा सीरियस है तो मैं नहीं जा पाई थी रमेश देव मामा को, लेकिन सीमा आंटी के लिए मैं गई। कमिंग बैक टू द फिल्म जर्नी, बचपन से मुझे जानने वाले, हर छुट्टियों में मिलने वाले, एक साथ खाना खाने वाले,
सीमा आंटी पोहे बनाती थी, कुछ भी नाश्ता चाहिए क्या ये चाहिए, खुद करती थी वो, नौकर वकर वो सारा सिस्टम नहीं था उनके पास। लेकिन कभी ये लगा ही नहीं कि हम एक दूसरे के साथ हमें कुछ और भी करना चाहिए लाइफ में, जैसे काम करना चाहिए। मेरी पहली एक फिल्म थी आग, उसमें भी रमेश देव जी थे, जो एक रियल केस पे बनी हुई है, द कोठेबड़ी एक मास रेप केस में, उसमें भी रमेश देव जी थे। तो लेकिन बाद में मुझे ऐसा कुछ मतलब हुआ नहीं ऐसा, शायद पता नहीं क्या है वो, पर हमारे बहुत ही फैमिली वाले संबंध थे। और मुझे भी कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं इतने बड़े लेजेंड लोगों के साथ रहती हूँ या बातें करती हूँ। बहुत ही अपनेपन वाला रिश्ता रहा हमेशा से। और अजिंक्य अभिमन्यु के साथ भी रहा, उनके वाइफ के साथ भी रहा, क्योंकि वो बचपन वाला रिश्ता, यू रिमेंबर कैसे होता है बचपन वाले रिश्तों में। ये जो हम आवरण पहन के घूमते हैं, मैं डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, एक्टर, ये वाली चीज़ें नहीं होती है, अपनापन होता है बस। तो रमेश देव जी भी आते, रमेश मामा भी आते दिल्ली, तो बिल्कुल घर आते, मिलते, चाय पीते, ये खाऊंगा वो खाऊंगा, गप्पे मारते। और बहुत ही हंसमुख थे, बहुत ज़्यादा हंसमुख और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, लिटरेचर हर चीज़ की इतनी ज़्यादा जानकारी। वो पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा डिसेंट, बहुत कल्चर्ड। माँ बाप ने उनके अंदर जो थे वो सारे गुण अपने बच्चों में दिए हैं, और सारा अच्छा काम करते हैं। इनफैक्ट अजिंक्य की वाइफ जो चैलेंज्ड होते हैं, मेंटली चैलेंज बच्चों के लिए एकेडमी चलाती है एजुकेशन की, तो वो गुण सब में है उनमें। तो कुछ हुआ नहीं। फिर जब मैं राखनदार की कास्टिंग करने लगी तो अचानक मैं किसी और एक्टर के पास गई थी। एक ट्रायो था जो काफ़ी सेलेबल मानते थे, सबने कहा आप आर्ट फिल्में बनाती, थोड़ी कमर्शियल फिल्म करो। पर वो बंदे का एटीट्यूड मुझे ठीक नहीं लगा। मतलब मराठी फिल्में है यार, उसमें 20 लाख 50 लाख साउथ में मिलेंगे तो मराठी में तो नहीं मिल सकते। तो मैंने वैसे ही माइंड में क्रॉस कर दिया था कि इसे नहीं लूँगी। और मैं घर आई तो अचानक मुझे अजिंक्य का फ़ोन आया कि तुझे मेरी याद तो आती ही नहीं है जब भी तू फिल्म बनाती है, क्योंकि देखो बात कास्टिंग ये सब होता है तो पहुंच जाती है इधर उधर। पता नहीं उसे कैसे पता चला, उसने कहा ये रोल तो मैं ही करूँगा, क्योंकि खंडोबा उन लोगों की फैमिली का कुल दैवत है। और वो इतना बड़ा खंड रमेश मामा उठाते थे, 92 केजीज के ऊपर है जो खंड होता है ना ऐसा, वो अजिंक्य ने भी उठाया है राखनदार के सॉन्ग में। सॉन्ग बहुत वायरल हुआ था फिल्म रिलीज़ होने के 6 साल बाद। अचानक 13-14 मिलियन उसके व्यूज़ है यूट्यूब पे। तो खैर कास्टिंग और ऐसा लगा ही नहीं कि वो स्टार एक्टर वाला है, ऐसा लगे घर के लोग काम करें। हर चीज़ में मेरे साथ ही बैठता था। कुछ पिक्चर्स मैं शेयर करूँगी जो मॉनिटर पे देखता था, ये वो, एंड ही कम्प्लीटली ट्रस्टेड मी। व्हाट अ डिसिप्लिन्ड एक्टर। पद्मिनी जी के बाद ये मतलब मुझे आर्टिस्ट बहुत अच्छे मिले मेरी लाइफ में, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट और डिसिप्लिन्ड एक्टर्स। तो राखनदार फाइनली हुई और उनको बहुत उत्सुकता थी, क्योंकि उनको लग रहा था हमारा बेटा और ये बच्ची छोटी सी, इसको जानते हैं हम जैसे डायरेक्टर बन गई ये वो। तो राखनदार के म्यूज़िक लॉन्च पे आए थे और उसी दिन 3-4 घंटा खाने तक हमने समय बिताया था। उसके बाद मैं रमेश मामा से मैं मिली थी बाद में अजिंक्य के बर्थडे में, सीमा आंटी से भी थोड़ी देर के लिए, पर उसके बाद मैं कभी मिल नहीं पाई 2015 के बाद, क्योंकि हो जाता है कभी कभी ऐसे। पर वो रात वो बहुत, जब भी मिले इतने अच्छे से मिले। इनफैक्ट बर्थडे पार्टी में अजिंक्य के जब गए थे तो मेरा बेटा भी उस समय एक्टर बना था, काफ़ी मॉडलिंग भी करता था। तो रमेश मामा ने उसको बहुत अच्छी अच्छी सलाह दी, क्योंकि हमारे पीछे कोई एक बैकग्राउंड नहीं है। और मराठी लोग वैसे भी बहुत सीधे साधे होते हैं ना, नॉन नेपो किड्स हैं हम लोग।
तो इसलिए ज़्यादा मैंने तो चूज़ी होकर ही काम किया वैसे भी। तो म्यूज़िक लॉन्च में जब आए तो मैं कुछ पिक्चर्स शेयर करूँगी, देखिए आप। इतनी खुशी, इतना गरूर रमेश देव मामा को, उन्होंने वो ट्रेलर देखा, फिर जागरण फिल्म में सिलेक्ट हुई फिल्म, वहाँ भी वो आए। दे वर सो प्राउड ऑफ मी एंड अजिंक्य एंड दे लव्ड माई वर्क। और रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे एक्चुअली, क्योंकि मैंने उस रूप में उनको कभी देखा नहीं था। वो आनंद के कपल एंड ऑल दैट वो सब मेरा फेवरेट था, पर मेरे लिए तो वो रमेश मामा और सीमा आंटी ही थे। तो दैट नाइट वॉज मैजिकल म्यूज़िक रिलीज़ की, और म्यूज़िक रिलीज़ उनके हाथों ही मैंने करवाया। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। इतना उन्होंने स्पीच भी जो दिया, इतना कुतूहल जिसे मराठी में बोलते, इतना मेरा प्रेज़ किया मुझे। ओह माय गॉड, आई कांट टेल ऑल दिस, ऐसा एकदम सामने याद आ रही है वो चीज़ें। आप सारे आर्टिकल्स में, सारे पिक्चर्स में देखिए, वो स्माइल उनकी इतनी दिल से थी, तो मुझे लगा मैं सही काम कर रही हूँ, है ना। तो सक्सेस डज नॉट कम विथ मनी, मनी नेवर स्टेज, लक्ष्मी चंचल होती है। और एक टाइम आपका इतना फॉल डाउन आता है ना कि आपकी 365 डिग्रीज में रोलर कोस्टर लग जाती, टेस्ट टाइम होता है। मेरे साथ ऐसा ही टाइम हुआ, हर जगह से मैं मारी गई, पर मैं आज भी जिंदा हूँ। अपनों ने ही धुतकारा, अपने तो मैं जब भी हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ ना, उसमें एक लाइन है, जब हम पे आता है ना दुख, तो अपने भी नहीं अपने रहते, फिर भी मैं आज हंसती खेलती रहती हूँ। तो ये है सक्सेस की परिभाषा, द स्माइल। तो वो स्माइल उनकी हमेशा से, रमेश देव सीमा देव की हमेशा से। अंकल बहुत, मतलब रमेश मामा बहुत जोक मारते थे, सीमा को तशेच रहते ऐसे करके। और बच्चों का रिस्पेक्ट अपने माता पिता के प्रति, बहुएं इतनी प्यारी है उनकी। आप फिल्मों में पहले के देखते थे ना, बस उनका परिवार भी ऐसे है, वेरी ग्राउंडेड पीपल, मेहनत करते हैं। अभिमन्यु तो बहुत बड़ा डायरेक्टर, एड फिल्म का डायरेक्टर था, फिर सीरीज़ उसने की अनिल कपूर, और उसके साथ बहुत बड़ी सीरीज़ भी की थी। उस पार्टी में मैं अनिल कपूर से भी मिली थी, और मुझे बड़ा वो कह दो कि तुम हो मेरी, और वो प्रेम सिंह पटियाला वाले, पद्मिनी जी वाली फिल्म, वो सारे वो 7 दिन। आई लव अनिल कपूर एंड ही इज़ अ को कैप्रिकॉन। अजिंक्य देव इज़ अ कैप्रिकॉन क्लब हमारा। तो ये रहा मेरा सानिध्य उनके साथ, और संबंध अभी भी परिवार जैसे ही है, चाहे रोज़ ना मिले, पर रोज़ मिलना ज़रूरी नहीं होता। जहाँ प्यार है, सच्चा प्यार है, सच्चे रिश्ते हैं, वो रहते हैं हमेशा के लिए। और ऐसे बहुत सारे रिश्ते इस इंडस्ट्री में मेरे बने और निभे, और आज तक उतना ही प्यार, अपनापन है। आने वाली स्टोरी टाइम में आप ज़रूर देखेंगे। तो एक बात याद रखिए, लाइफ में पैसे 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 के पीछे मत पड़िए, सक्सेस के पीछे मत पड़िए। लोग कहाँ जा रहे हैं, मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये कंपैरिजन छोड़िए। हर कलाकार की, हर पैशनेट इंसान की जर्नी अलग होती है, और मुझे ऐसा लगता है हमें जितने गैम्बट ऑफ इमोशंस में हम चर्न होते हैं ना, मंथन होता है सारी इमोशंस का, एक्सपीरियंसेस का, उतने ही सेंसिटिव आप होते हैं। तो ऑब्जर्व करते जाइए लोगों को, वो ऑब्जर्वेशन ही आप पे काम आएगा, डायरेक्ट करने में, लिखने में, अपने अभिनय को उभारने में। ये सारी चीज़ें वहीं से आती है, ठीक है। तो बस यही मुझे कहना है, और मुझे लगता है मैंने नाम गलत ले लिया, अभिमन्यु नहीं, अभिनय नाम है उसका, लेकिन जिसका नाम अभिनय रखा वो डायरेक्टर बन गया, और अजिंक्य जो है एक्टर बन गया। तो आई एम सॉरी फॉर द goof up, हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये रहा मेरा संपर्क उनके साथ। और मैं ये क्लोजिंग में कहना चाहती हूँ कि जर्नी को जूसी बनाइए। जितनी डिफ़िकल्टीज आती है ना, सोचिए हाय भगवान मेरे टेस्ट ले रहा है, वो टेस्ट टाइम में होता है, वहीं पे आपकी रियल क्वालिटी शाइन होती है। डायमंड को डायमंड बनने के लिए ना बहुत घिसा जाता है, सो ऑलवेज थिंक। एंड फिल्म इंडस्ट्री स्पेशली, यहाँ पे दोस्त नहीं होता कोई, लेकिन मैंने ऐसे रिश्ते बनाए ना इतने लेजेंड्स के साथ, तो मुझे लगता है मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। तो आपके अंदर शायद वो अच्छाई अगर रहे ना, तो अच्छे लोगों का साथ ही मिलेगा आपको, और वो अच्छे लोग आपके साथ हमेशा अच्छे ही रहेंगे। तो अपनी जर्नी को जूसी बनाइए, अपनी जर्नी में रिग्रेट्स मत रखिए, गिर गिर के उठ जाइए,
ऊपर की तरफ उठ जाइए। ये प्यार जब उल्टा हो जाता है ना शीर्षासन में, तब जेलसी, ग्रीड, एंगर आने लगता है। तो प्यार को सीधा ही रखिए, उसके लिए योग, साधना, एक्सरसाइज, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, कुछ रिचुअल्स कीजिए ताकि आप हमेशा साफ रहे, स्वच्छ रहे मन से, ताकि अच्छा काम कर सके और अच्छे संबंध निभा सके। आई होप आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और स्टोरी टाइम इसी तरह जारी रहेगी। मेरा सफ़र तो 30 साल का है, पर मैं इतने बड़े लोगों के सानिध्य में रही, तो आई थिंक आई एम